धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2010 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जो अभी भी माननीय मंत्री जी ने कहा है उसी पर सीधे सीधे आना चाहता हूं, बिना किसी भूमिका के। इस बिल का उद्देश्य गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। इसका मूल उद्देश्य इस बिल का यह है कि अभी तक जो ये बिल 1992 में आया था और उसमें गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कही गई थी, उसके साथ साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात इसमें कही गई है। और जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जुड़ेगी उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ये बात भी बिल में कही गई है। अभी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन की बात भी मंत्री जी ने कही, और एक चीज मैं और बता दूं कि इस बिल का उद्देश्य आयात को सरल करना और निर्यात को बढ़ावा देना रहेगा, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन, ये सब शब्द 1991 में सुने गए और ये चर्चा हुई कि आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश विकास की गति तेज करेगा। कुछ एप्रीहेंशन उस समय भी थी और आज भी इस बिल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस देश के छोटे छोटे उद्योग हैं, जिसको पहले एसएसआई सेक्टर कहते थे, आजकल एमएसएमई के नाम से जाने जाते हैं, मीडियम स्मॉल माइक्रो सर्विसेज के माध्यम से जाने जाते हैं। उनमें और बड़े उद्योगों में गैप बढ़ा है। ये बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसके माध्यम से भी ये तय है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हुई है और जो बड़े उद्योग हैं उनकी बढ़ी है। स्टैंडिंग कमेटी में यह बिल गया, अभी माननीय मंत्री जी ने जिसका जिक्र किया, और स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसको बहुत डिटेल में अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट में भी ये पाया गया है। और उन्होंने भी ये थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूंगा जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, द बिल सीक्स टू रेगुलेट ट्रेड इन सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इन एडिशन टू गुड्स। द कमिटी नोटेड the government should take adequate precautions to ensure that the interpretation of the various provisions of the bill do not adversely affect the growth of various services sector, particularly the IT sector, in view of its importance in the national economy. दूसरा जो कमेटी ने जो बात कही वो ये बात कही, the committee recommends this should be made amply clear in the law of substituting the word article with goods. The committee suggests that an effective mechanism should be put in place for consultation with affected or likely to be affected parties before imposing quantitative restriction. The committee further recommends that it should be ensured that the rules framed under this provision be displayed on the website also. ये कमेटी की रिकमेंडेशन है। एक कमेटी की रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी है। द कमेटी रिकमेंड्स दैट देयर शुड बी एप्रोप्रिएट लीगल सेफगार्ड फॉर इंपोजिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। तो ये मैं दो तीन चीजों पे माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कमेटी में इस बिल को बहुत डिटेल में अध्ययन किया कमेटी ने, और कमेटी ने कुछ ये रिकमेंडेशन की कि जो इस कंट्री के एसएसआई सेक्टर के लोग हैं उनको कहीं एडवर्सली इफेक्ट नहीं करे ये बिल, इसका ध्यान इस बिल में रखना है। ये इसमें आया कि नहीं आया, मैं ये मंत्री जी से जानना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, इसका पूरा जिम्मा इन्फोर्समेंट का डीजीएफटी के पास है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। मैं ये बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एक बहुत छोटा महकमा है, उसके ऑफिसर्स भी कम हैं, टेक्निकल स्टाफ भी कम है और हर स्टेट में कोई एक दफ्तर होता है। क्या ये पहले से ही आप एसईजेड का जिम्मा उनको दिया हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस का जिम्मा भी उनको दिया हुआ है, अब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में भी डीजीएफटी को आप जिम्मा दे रहे हो इन्फोर्समेंट का। क्या डीजीएफटी डिपार्टमेंट इसके लिए कैपेबल है? क्या उसके पास पूरी मैन पावर है? क्या पूरी मशीनरी है जो इसको इंप्लीमेंट कर लेगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक इंडियन ट्रेड सर्विस के माध्यम से डीजीएफटी में ऑफिसर जाते हैं और इंडियन ट्रेड सर्विसेज का रिक्रूटमेंट यूपीएससी ने कोई 17 सालों से नहीं किया है। कोई 1-2 साल में एक पोस्ट भेजी है तो पता नहीं, और अभी लास्ट ईयर कोई 22 पोस्टें भेजी है जिसका रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। वो होगा कब होगा ये अलग बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डीजीएफटी का ऑफिस, एक तो जनता को इसका पता भी नहीं है ऑफिस है कहां। पहले तो गुड्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले लोग ही उनके दफ्तरों में जाते थे। अब आपकी इतनी सर्विसेज, मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि ये इतनी सर्विसेज इसमें जोड़ी जा रही है। ये सारी सर्विसेज जो अभी बता रहे थे कि गेट और डब्ल्यूटीओ का कंपल्सन एक जोड़नी पड़ेगी। इसमें पहले है बिजनेस, दूसरा है कम्युनिकेशन, तीसरा है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवां है एजुकेशन, छठा है इन्वायरमेंट, सातवां है फाइनेंशियल, आठवां है हेल्थ, नौवां है टूरिज्म एंड ट्रेवल, 10वां है रिक्रेशन कल्चर एंड स्पोर्ट और 11वां है ट्रांसपोर्ट और 12वां है अदर्स। मतलब चाहेंगे तो और भी कई सेवाएं इसमें जुड़ जाएगी। इतने लोग जब जुड़ जाएंगे तो क्या डीजीएफटी इसके लिए कैपेबल है सर्विसेज देने के लिए? डीजीएफटी का ऑफिस, मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, मुझे पता है कि डीजीएफटी का ऑफिस उद्योग भवन में, वहां कभी कभी लोग जाते हैं तो डीजीएफटी के लोग कहते हैं कि नो, वी आर डीलिंग विद एनफोर्समेंट, डोंट कम विथ अस फॉर द डेवलपमेंट एस्पेक्ट। ये उनकी कल्चर है सर, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बहुत से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने जाते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तो वो कहते हैं नो नो नो, वी आर डीलिंग विद एनफोर्समेंट, वी आर नॉट डीलिंग विद डेवलपमेंट। हम ये नहीं बताएंगे। और कोई जब बताने की कोशिश करता है तो उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और करते हैं उनके अफसर। ये फील्ड की रियलिटी बता रहा हूं। पूरे राजस्थान को एक ही डीजीएफटी का ऑफिस, और राजस्थान में जयपुर में उद्योग भवन में वो डील करेगा। ऐसे ही हर स्टेट में एक ही तो ऑफिस है और उसमें गिने चुने आदमी हैं। वो पूरे इतनी सर्विसेज को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस दे पाएंगे, ये कोड नंबर दे पाएंगे? जो इन्होंने कहा है कि कोड नंबर भी नेसेसरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड, इसके बिना काम नहीं कर सकते। तो मैं ये एक आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे सदन और सरकार को कि क्या डीजीएफटी इज कैपेबल टू डिलीवर द गुड्स और नॉट। ये क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट रहेगा मंत्री जी से। आगे मैं एक इंटरप्रिटेशन के मसले पे, ये स्टैंडिंग कमेटी में भी मसला आया कि इंटरप्रिटेशन के कारण कई दिक्कत हो सकती है। ये स्टैंडिंग कमेटी ने कहा, मैंने नहीं कहा, कि लॉ की इंटरप्रिटेशन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम। क्या हो मंत्री जी, बोलूं या नहीं? इंटरप्रिटेशन के मसले पे स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुआ और स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये पाया कि इंटरप्रिटेशन के मसले पे बहुत से कानूनों की व्याख्या गलत कर लेते हैं देश के लोग जो इन्फोर्समेंट करने वाले हैं, और उससे दिक्कत होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने का भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है। उसके तहत हिमाचल ने बंद किया, महाराष्ट्र में बंद किया, हमारे राजस्थान में बंद किया। उस एक्ट में यह लिखा हुआ है साफ साफ कि प्लास्टिक कैरी बैग बंद होगा। उसका एक डिजाइन दिया हुआ है कि यही बंद होगा। उसमें माइक्रो, कितने माइक्रो के ऊपर बंद होगा ये तो स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिन स्टेट में ये बैन हुआ है उसमें जो एक्सेप्शन है, फूड स्टफ, ब्लड को स्टोरेज करने वाली पैकेजिंग प्लास्टिक थैली और मिल्क को स्टोरेज करने वाली प्लास्टिक थैली, ये उसमें छूट है। लेकिन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हर स्टेट में, अगेन मैं कह रहा हूं, बहुत कम है इसके लिए। प्लास्टिक थैलियों के लिए कौन सी है? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके एक ही ऑफिस है।
तो वो ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं, जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार का भी बढ़ावा मिला। कोई भी थैली लेके जा रहा है, कोई गरीब आदमी गांव का थैली लेके जा रहा है, अरे लाओ लाओ इधर लाओ प्लास्टिक थैली।